हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा नीट के एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉपिक हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे एंड तक इस टॉपिक को देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है। सो द डिजीज कॉजेज बाय हेलमिंथिस के बारे में डिजीज कॉजेज बाय हेलमिंथिस के बारे में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट डिजीज कॉल्ड टीनियासिस। सो दिस डिजीज इज कॉजेज बाय टीनिया सोलिनम से ये बीमारी होती है एंड इट इज फाउंड इन ऑल दोज कंट्री वेयर द पॉर्क इज टेकन एज अ फूड। जो पॉर्क होता है ना, पॉर्क पिग का मीट को हम कहते हैं पिग मीट इज कॉल्ड पॉर्क, राइट। तो जहां पे पॉर्क मीट को काफी ज्यादा खाया जाता है एज अ फूड, उनमें टीनियासिस का होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। एज देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज आप देखेंगे कि पिग का मीट हर एक कंट्री में खाया जाता है। सो द प्राइमरी होस्ट इज द ह्यूमन बींग में सबसे पहले अपना ये शिकार बनाता है और सेकेंडरी होस्ट पिग में होता है। सेकेंडरी होस्ट इज पिग। तो प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बींग एंड द सेकेंडरी होस्ट इज अ पिग। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो पिग होता है। इसके लाइफ साइकिल को एज सच आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, बट यहाँ पे देखिए जरा। द फर्स्ट स्टेज इज द ऑन्कोस्पोर्स डेवलप इनटू द इंसिस्टे ऑफ द मसल्स। यानी जो भी पॉर्क खाएगा उसके अगर वो अनकुक पॉर्क खाता है, राइट, अनकुक सबसे इंपॉर्टेंट है। अनकुक जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, अनकुक, राइट। अनकुक आपने पॉर्क खाया क्योंकि पॉर्क के मसल्स के अंदर, पिग के मसल्स के अंदर ये लार्वा प्रेजेंट होता है, ये पैथोजन प्रेजेंट होता है एंड दे हैव इंसिस्टेड, मतलब एक बहुत ज़्यादा यूं कहें कि मतलब कि कवर्ड रहता है। द ह्यूमन इज इन्फेक्टेड बाय द इंजेस्टेड द रॉ अनकुक्ड इन्फेक्टेड मीट। तो मीट को अगर कोई इन्फेक्टेड मीट को खाता है तो उसको उसके अंदर, जैसे पॉर्क के मीट के अंदर, मान लीजिए दिस इज अ पीस ऑफ मीट, ओके, इट इज अ पॉर्क मीट, लेट्स सपोज दिस इज अ पॉर्क मीट, और इस पॉर्क मीट को किसी ने खाया तो अनकुक खाया, तो दिस इज कॉल्ड ऑन्कोस्पियर्स which enter into the human being। अब जैसे ही ह्यूमन बींग में खाया तो ह्यूमन बींग के थ्रू इसके अंदर हमारे जीआईटी के अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड टीनिया सेजिनेटा, ठीक है। द शॉकर्स अटैच टू द इंटेस्टीन। मान लीजिए ये इंटेस्टीन है तो इसकी जो माउथ पार्ट होते हैं, इसके माउथ पार्ट में सकर्स होते हैं। तो दिस सकर्स इज अटैच टू द इंटेस्टिनल वॉल, और हमारे इंटेस्टीन से बहुत सारा न्यूट्रिशन ये खींच लेंगे, राइट। हमारे इंटेस्टीन से बहुत सारा ये न्यूट्रिशन खींच लेंगे, ठीक है। सो दिस इज यहाँ पे देखेंगे कि द एडल्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, अब जितने भी स्मॉल इंटेस्टीन है उनमें एडल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब दिस इंडिविजुअल इज सफर फ्रॉम टीनियासिस। इसके अंदर टीनियासिस होगा तो साइन एंड सिम्टम इज अपीयर, राइट। साइन एंड सिम्टम इज जस्ट रिलेटेड टू द एब्डोमिनल सिम्टम, एब्डोमिनल क्रैम्प और लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर इवन। सो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। और जब ये स्टूल पास करेगा तो उसके स्टूल में, मतलब ह्यूमन बींग के स्टूल में इसके एग जो होंगे वो पास होंगे। द एग और ग्रेविड प्रोगोटिस ऑफ द फीसेस एंड पासेस टू द इन्फॉर्मेंट। अब इसने जो फीकल मैटर डिस्चार्ज किया है वो बाहर डिस्चार्ज किया है, बस खुले खेतों में डिस्चार्ज करेंगे तो ये मान लीजिए इनके अंदर आ गया, कैटल्स के अंदर आ गया, बिकॉज यहाँ पे आसपास फीकल मैटर है, यहीं पे ग्रासेस है, तो माइट बी सम पैथोजन इज स्प्रेड इनटू द ग्रासेस एंड दिस इज इनहेल्ड बाय दिस काउ। So the cattle become infected by ingestion of the vegetation contaminated with the egg and gravid progotis, and oncosphere hatches penetration of intestinal wall and circulation and फिर आपको पता है कि जो फैकल मैटर पे जो फीड करता है वो पिग करता है, तो पिग के अंदर फिर से ये पैथोजन आ गया, और पिग को आप दोबारा अगर खाते हैं तो पिग के मीट को अगर दोबारा खाते हैं तो फिर से ये इन्फेक्शन हो जाता है।
द सेकेंड डिजीज इज कॉल्ड एस्कैरिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्कैरिसिस. तो दिस इज कॉजेज बाय द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, दिस इज कॉजेज बाय द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड और Ascaris lumbricoid, and it is endoparasite in the small intestine in the human being. ये अंदर एंडोपैरासाइट्स है. एंडोपैरासाइट का मतलब कि ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है. देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन द लाइफ साइकिल, कोई भी लाइफ साइकिल में कोई भी ग्रोथ नहीं होता है. सिम्टम की बात करें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक कॉलिकी पेन. कॉलिकी पेन का मतलब होता है बहुत मरोड़ वाला पेन, है ना, बिल्कुल ऐसा करे कोई पेट पे मरोड़ कर रहा है. आई थिंक मरोड़ वाला आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है मरोड़ वाला पेन. एंड इम्पियर डाइजेशन, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा. ट्रीटमेंट में हम इसको एंटी हेलमेटिक ड्रग्स बहुत सारे आते हैं. ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, बेंडेक्स, जेंटल, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट इज देयर बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज. तो हम उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर रखते हैं. सो द तीसरी बीमारी, the third one is called filariasis. The third one is called filariasis. तो filariasis जो होता है इसके दो टाइप के वर्म होते हैं. filariasis अगर होता है इसके दो टाइप के वर्म होते हैं. and one is called Wucheria bronchophyti and the second one is called Wucheria malai. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी नीट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो filariasis के दो वर्म, one is called Wucheria bronchophyti and Wucheria malai. And this infection is transmitted by the Culex mosquito. The infection is transmitted by the Culex mosquito from individual to the other individual. मान लीजिए किसी को फिलेराइसिस हुआ है और इसने क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा. तो जैसे ही क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर ये पैथोजेंस आ जाएंगे, द वुचेरिया ब्रोंकोफिटी और वुचेरिया मलाई. और दूसरे इंडिविजुअल को अगर काट दिया तो इसके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाएगा. यानी दिस क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. तो आप देखेंगे कि जहां पे फिलेराइसिस हो रहा है वहां पे बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे. अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि फिलेराइसिस कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉमन है तो ये आप क्या बताएंगे? इट इज मोर कॉमन इन द कोस्टल एरिया और खासकर उड़ीसा में सबसे ज्यादा ये कॉमन है, राइट. हालांकि दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं, बट कोस्टल एरिया में भी उड़ीसा में सबसे ज्यादा कॉमन है, राइट. इसमें क्या होता है कि जो लोअर लिम्स होता है, लोअर लिम्स कोई भी दोनों में से एक कोई पैर, वो लोअर लिम्स स्वेल हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है. अब जहन में क्वेश्चन आता है कि यार लोअर लिम ही क्यों, अपर लिम क्यों नहीं, है ना. और भी तो लिम्फ है, हमारे हर बॉडी पार्ट में लिम्स है, तो पैर ने क्या मतलब किया है कि पैर फूल गया, है ना. तो disease is characterized by the swelling of leg and scrotum and it resemble to the leg of elephant. ये बिल्कुल एलिफेंट के पैर की तरह लग रहा है, इसलिए इसे एलिफेंथिसिस कहते हैं. आइए समझते हैं कि हमारा पैर ही इसमें क्यों इन्वॉल्व होता है. देखिए क्या होता है कि आपको ये भी भली भांति पता है कि हार्ट जब हमारा पंप करता है तो बहुत तेजी से ब्लड पंप करता है, राइट. और आपको ये भी भली भांति पता है कि जहां जहां ब्लड वेसल्स आर्टरी होती हैं ठीक उसके नीचे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, राइट. अब क्या है कि हमारा हार्ट चेस्ट में है तो आसपास के एरिया यानी हमारे हैंड्स, एब्डोमेन, है ना, अब फेस, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है. ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है. कारण क्या है कि दिस हार्ट इज लोकेटेड ऑन द चेस्ट, राइट. तो आसपास खासकर अगर हम हैंड की बात करें तो इसलिए हम ब्लड प्रेशर हाथ में नापते हैं क्योंकि वी हैव एक्यूरेट ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेजी से ब्लड आता है और उसको नाप सकते हैं. बहुत बार ये होता है कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने देखा कि डॉक्टर जो कफ है और घुटने के नीचे बांध रहा है. मैंने कहा भाई कैसे डॉक्टर बना है, घुटने के नीचे कफ बांध के बीपी ले रहा है, क्या है मजाक. ठीक है, मैं जाके उन डॉक्टर के पास चला गया, ठीक है, क्योंकि वहीं पे खड़ा रहा. मैंने देखा कि देखो क्या हो रहा है, ठीक है. पहली बार मैंने देखा नहीं तो और ना ही पढ़ा था. तो उन्होंने देखा, नापा उपा छोड़ दिया. मैंने कहा सर ये क्या है, तो उल्टा सुना दिया मुझे कि अबे पागल है, कौन से ईयर में आए, ये ब्लड बीपी ले रहा हूं मैं. बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं इसे. अगर मान लो किसी पेशेंट का यहाँ पे ना समझ में आए, यहाँ पे समझ में ना आए, तो उसको हम नी के अंदर, काफ के अंदर भी कर सकते हैं. मैंने कहा ओ ग्रेट, ठीक है.
तो होता क्या है, वो बहुत रेयरर होता है, रेयरर में रेयरर होता है, यूजुअली नहीं होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत तेजी से ब्लड जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे पूरे हैंड्स में और चेस्ट और उधर ऊपर के एरिया में लिम्फ का फ्लो बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर तेजी से जाएगा तो नीचे भी तो तेजी से जाएगा, तो लिम्फ का फ्लो बहुत तेजी से होता है। अब बुचेरिया ब्रोंकोफिटी और बुचेरिया मलाई चुपचाप घूम रहे हैं, तो जैसे हाथ में आए तो बेचारे वो टिके नहीं, ये ब्लड का फ्लो, लिम्फ का फ्लो इतना ज्यादा है कि बेचारे इधर उधर भटक जा रहे हैं। अब कोई शांत रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई करेगा ना। अब पता चले कि उसको रहने ही नहीं दिया जाए, है ना, प्यार करना चाहता है बट मतलब कि उसको टिकने ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि फ्लो ज्यादा है, तो करते करते वो नीचे आ गया, करते करते वो नीचे आ गया, यानी पैरों के पास आ गया। अब पैर पे आके कह रहे कि यहाँ ठीक है, यहाँ इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ फ्लो बिल्कुल शांत है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम मल्टीप्लाई होंगे। तो इसलिए लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत ही अच्छे से मल्टीप्लाई होता है। The size of lymphatic vessel will be slowly increases. And अगर lymphatic vessel रहेगा तो मसल्स में स्ट्रेच होंगे, मसल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पैर है बहुत ज्यादा बड़ा फूल जाता है, हाथी की तरह हो जाता है। So it look like elephant leg, therefore they are called elephantiasis. तो including the scrotum will be also swell up, ठीक है। तो देखो पैंट नहीं पहन पाएगा, इतना मोटा, मतलब सिलवाना पड़ेगा, एक साइज मोटा एक साइज पतला, बहुत खतरनाक चीज है। तो इसका इलाज क्या है? देखिए इलाज ये है कि इसके पैर के साइज को थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, थोड़ा, पूरा नहीं। तो लिम्फेटिक वेसल्स को हटा सकते हैं या कुछ ऐसा करके थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा सच इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हो गया तो पैर मोटे लेके घूमते रहो। डिजीज कॉजेड बाय फंगस, ठीक है। डिजीज कॉजेड बाय फंगस के बारे में करते हैं कि फंगस से होने वाली बीमारी। फंगस से होने वाली बीमारी बहुत आम है और खासकर देखा जाता है कि जो ठंडी के दिनों में कब सबसे ज्यादा फंगस डिजीज होते हैं। कारण इसलिए होता है कि जो फंगस का जो ग्रोथ होता है वो मॉइस्ट एरिया में सबसे ज्यादा होता है, जहां पे टेम्परेचर ना पड़े। आपने सोचा है कभी, मतलब कि बहुत रेयर होता है कि फेस पे फंगल डिजीज हो जाए, ठीक है, हैंड पे फंगल डिजीज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फंगल डिजीज इज रिपोर्टेड इन द हेयर्स, नील्स एंड जेनाइटल पार्ट, जहां पे सन का एक्सपोजर कम है। तो सन से क्या होता है कि फंगल का ग्रोथ इनहिबिटेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडी में आपके बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं और गर्मी में नहीं होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि गर्मी में गर्मी होती है तो डैंड्रफ फंगल डिजीज है ना, डैंड्रफ इज अ फंगस, तो फंगस गायब हो जाता है, ठीक है। और ठंडी में आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर डैंड्रफ आ जाता है, बिकॉज आप सन से एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं, ठंड है, राइट। तो इसको मॉइस्ट एरिया चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए, ठीक है, गीला एरिया चाहिए जहां पर स्वेटिंग होता है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो डर्मेटोफाइट्स आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फंजाई एंड दे इन्फेक्ट द स्किन, हेयर, नेल्स, राइट। तो स्किन, हेयर, नेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट organ, you can say, most important structure which evaded by the fungus. So they causes by the clinical conditions collectively called dermatophytomes, and आप डर्मेटोलॉजी पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, तब फंगल डिजीज के बहुत सारे बारे में पढ़ेंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीनिया और रिंगवॉर्म। ये टीनिया और रिंगवॉर्म करते हैं, दे हैव 3 जेनरा, जेनरा के नाम याद करिएगा, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। The main symptom of the disease are appearance of dry, scaly lesion on the various parts of the body such as the skin, nails and scalp. तो स्किन, नेल्स और स्कैल्प के ऊपर ड्राई कुछ डिफरेंट टाइप का अपीयरेंस नजर आएगा, ठीक है। उसको जो है हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। एंड द फंगल इन्फेक्शन इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस इचिंग। आप बहुत ज्यादा, इवन डैंड्रफ हो जाता है तो हम बालों में बहुत ज्यादा इचिंग होने शुरू हो जाती है, जेनाइटल एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग शुरू हो जाती है अगर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो मतलब दिस इज इंटेंस इचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हीट एंड मॉइस्चर, खासकर मॉइस्चर हेल्प टू फंगस टू ग्रो इन अ स्किन फोल्ड, जहां पे स्किन की फोल्डिंग होती है, लाइक द ग्रोइन मतलब जेनाइटल एरिया, एंड बिटवीन द टोज, बिटवीन द फिंगर्स, जहां पे मॉइस्ट रहता है, राइट। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, फंगल इन्फेक्शंस, राइट। नाउ वी हैव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी, द ह्यूमन बॉडी हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी जो होती है कोशिश करती है कि
रेजिस्टेंस को दूर भगाए, आई मीन कोई भी बीमारी को दूर भगाए। बट क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर कोई पैथोजन अगर आता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और चाहती है कि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना हो, बट स्टिल हमें इन्फेक्शन हो जाता है, स्टिल हमें बीमारी हो जाती है। कारण ये है कि हमारी इम्यूनिटी उससे कॉप अप नहीं कर पाती है, उसके खिलाफ इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाती है, लड़ नहीं पाती है, और इसलिए हमें बीमारी हो जाती है। बट याद रखिएगा, कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, एचआईवी हो, कोरोना हो, कोई भी बीमारी हो, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए भरसक प्रयास करती है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का देखें तो हम इंडियन के पास इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है। आप देखेंगे कि हम लोग जो सही होने का रेशो है, बीमारी से बचने का जो रेशो है, बहुत ही बेहतर है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीमारी से ठीक हो गए, कारण यही है इम्यूनिटी। सो अदर वर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट to the pathogen and their toxic products, and the study of immune system is called immunology. The study of immune system is called immunology. तो immunology is a study of immune system, right? अब आइए बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन का मतलब ये होता है कि जो डिजीज को कॉज करे, जो बीमारी को उत्पन्न करे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड्स, दे आर कॉल्ड एंटीजन। और यही एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और इनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, दोनों आपस में लड़ते हैं और जिसकी विजय होती है वही डोमिनेंट हो जाता है। लेट्स सपोज कि एंटीजन आया, बैक्टीरिया, वायरस आया, हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, दोनों में लड़ाई हुई, पता चला एंटीजन जीत गया, एंटीबॉडी हार गए, तो जीत गया तो ये हावी होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो एंटीजन आर द सब्सटेंस व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। कहेगा कि आ जा एंटीबॉडी, तू प्रोड्यूस हो जा और लड़के देखते हैं कि कौन जीतता है। अगर एंटीबॉडी जीत गया तो बस आपको बीमारी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द एंटीजन्स आर प्रोटीन। मैक्सिमम एंटीजन जो होते हैं हमारे प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीजन आर प्रोटीन, बट सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे किसी भी एंटीजन में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, नेमेटोड हो, एक नुकीला चीज निकला रहता है। देख रहे हैं नुकीला चीज, दिस नुकीला चीज इज कॉल्ड एपीटोप। एपी का मतलब ऊपर, टोप का मतलब निकला हुआ। तो ये न्यूकीला चीज जो है ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस में निकला हुआ चीज है, होता है और जाके सीधा एंटीबॉडीज पे अटैक करता है। ये जो न्यूकीला चीज है ये हर एक पैथोजन में होता है, हर एक पैथोजन में होता है और ये न्यूक्लियर चीज जाके एंटीबॉडीज के अंदर फिट हो जाता है। आगे हम जब एंटीबॉडीज का डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे। सो एंटीजन डिटर्मिनेट और एपिटोप आर द साइट ऑफ एंटीजन दैट रिकॉग्नाइज द एंटीबॉडी एंड द रिसेप्टर्स द प्रेजेंट ऑन द टी सेल एंड बी सेल। यानी इस एपिटोप के पास पावर होता है कि अगर वो बॉडी के अंदर आ जाए, पैर के अंदर है, हाथ के अंदर है, कहीं पे आ जाए, बैक्टीरिया, अगर आप बैक्टीरिया खा लेते हो तो जीआईटी में आ जाए, तो एंटीजन जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि बी सेल और टी सेल बड़ा एंटीबॉडी बनाते हैं, तो इस एंटीबॉडी को जाके मुझे कहाँ फिट करना है। ऐसे थोड़ा ना जाके कहीं पर लड़ लो। हम मान लो ऐसा छोटा सा एग्जांपल दो कि चोर चोरी करने हमारे घर में आ रहा है ना, और उसको गेट का अनुभव नहीं है कि गेट कहाँ है, तो घुस नहीं पाएगा ना। उसको सबसे पहले गेट पता होना चाहिए ना कि ये रास्ता है और इसी रास्ते से आपको घर के अंदर घुसना है, समझ गए। तो ये रास्ता है, तो ये एंटीजन जो है, ये जो एपिटोप है, ये रास्ता बना लेता है, ये बता लेता है कि कहां पे मुझे घुसना है, ये सेंस कर लेता है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जाके सीधा टी सेल और बी सेल से कहता है कि आ जाओ लड़ लो, ठीक है। बिकॉज द बी सेल आर इंपॉर्टेंट, बी सेल इज स्टिमुलेट द व्हाट, प्लाज्मा सेल, and this plasma cell is production of antibodies, right? So B cell are responsible for the production of antibodies. B cell stimulate the plasma cell, and this plasma cell production of antibodies, right? So antibodies are immunoglobulin. अब देखो इससे नाम है इसलिए इसे IG बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। They are produced in the response of antigen stimulations and they are produced by the B lymphocyte और plasma cell. तो B lymphocyte से भी डायरेक्ट एंटीबॉडीज बन सकता है, एंटीबॉडी बन सकता है, और प्लाज्मा सेल से भी बन सकता है, because this B lymphocyte is stimulate the plasma cell
एंड द प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये दोनों ही सेल एंटीबॉडीज को बनाने में मदद करते हैं। जैसे कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, नेमेटोड हो, तो हमारे बी सेल जो होते हैं दे गेट ट्रांसफर इनटू द प्लाज्मा सेल। बी सेल पूरे के पूरे किस में बदल जाएंगे? प्लाज्मा सेल में बदल जाएंगे। तो पूरे के पूरे बी सेल जो है होते हैं प्लाज्मा सेल में बदल जाएंगे एंड दिस प्लाज्मा सेल इज कन्वर्टेड इनटू द एंटीबॉडीज। और कितने रेट से? करीब 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, मतलब पलक झपकाते ही 2000, ले पलक दूसरा पलक झपकाया 4000, 10,000, 20,000, लाख, फिर भी हमें बीमारी हो जाती है। देख रहे हैं? So this mature plasma cell produce antibodies at extremely high rate, which is a rapid rate, that is 2000 molecules per second. Still हम हार जाते हैं, हमें बीमारी हो जाती है। समझ सकते हैं कि एंटीजन कितना पावरफुल होगा। आइए कुछ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये टाइप। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज में आपको याद करने का तरीका क्या है? गेम खेलते हैं, पबजी आजकल बड़ा छाया हुआ है। गेम तो जी बोले तो IgG, ए बोले तो IgA, एम मतलब IgM और ई मतलब IgE। गेम से आप पूरे एंटीबॉडीज को याद कर लीजिए, राइट। तो गेम IgG, IgA, IgM, IgE। इसके अलावा और भी इम्यूनोग्लोबिन है, बट आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आइए बारी बारी से इनके सबके बारे में जानते हैं कि क्या करते हैं। IgG, अब इनके बारे में जो ये 2 लाइन लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, आता रहेगा, कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा। IgG इट इज द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं। गेम में जी पहला आता है, तो जी वाला सबसे ज्यादा 75% माना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो कि प्लेसेंटा के अंदर घुस जाएंगे और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे को ताकत प्रोवाइड कर सकते हैं। IgG, ठीक है। सो दे क्रॉस द प्लेसेंटा, एंटर इनटू द फीटस टू प्रोवाइड द नेचुरल एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो IgG पे आप 2 चीजों को जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं IgA के बारे में। ए वाला जी खत्म, अब गेम में A। इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास। पहला तो IgG है और ये सेकेंड मोस्ट है, करीब 10% है, ये 75% है। जो माता के द्वारा पहला मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर IgG विद्यमान होता है। क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्लाइवा, टीयर, जितने भी, ऐसा समझिए जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, रोते हैं किसी के वियोग में, किसी को याद करके रोते हैं, टीयर आता है तो IgG। स्लाइवा, वर्मा जी शर्मा जी के यहाँ रसगुल्ले बन रहे हैं, छोला भटूरा बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, स्लाइवेशन IgA, ठीक है। तो IgA, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए IgM जो होता है, M मतलब कि बहुत लार्जेस्ट, मतलब बड़ा सा होता है। इट इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, इससे भी क्वेश्चन आया है। दे प्रोटेक्ट द ब्लड, दे कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, क्योंकि बड़ा चीज है ना, बड़ा चीज कैसे घुस पाएगा प्लेसेंटा के अंदर। IgE, they are called type 1 hypersensitive reactions, anaphylaxis. Mind this line, mark this line. Type 1 hypersensitive, they are the 4 type of hypersensitive reactions. MBBS में पढ़ना है, type 1, type 2, type 3, type 4. तो type 1 जो होता है वो IgE mediated होता है। एनाफाइलेटिक शॉक के भी बहुत सारे टाइप हैं, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक। तो प्लीज मैं उतना ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज यू आर इन नीट यूजी लेवल, तो आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा समझिए कि IgE जो होता है, दे एक्ट एज अ मेडिएटर इन द एलर्जिक रेस्पॉन्स, राइट। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, काफी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव नजर आ रहा है, आपको गड्ढा नजर आ रहा है, एंड दिस गड्ढा इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिस गड्ढा इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी आपको मैंने पढ़ाया था कि अभी अभी कि जो एंटीजन होता है इसके ऊपर एक एपिटोप होता है, चोंच की तरह होता है, ठीक है, और इस जाके गड्ढे से चिपक जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो दिस इज द एंटीजन, ये एंटीजन है और एपिटोप इससे बाइंड होगा, मतलब यहीं पर लड़ाई हो गई। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी के एक ही स्ट्रैंड पे होता है? नहीं, यहां पे भी है। तो ये दोनों स्ट्रैंड पे होता है।
फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो एंटीबॉडीज होता है ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो ये वाई बनाता है वो हेवी चेन की वजह से बनता है, और लाइट जो होता है, लाइट मतलब इधर से आपस से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वाई शेप नेचर ऑफ एंटीबॉडीज इज ड्यू टू द हैवी चेन, पहला चीज। दूसरा चीज, तो यहां पे देखेंगे कि जो ये ग्रूव है दिस, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड हैवी चेन, हैवी चेन की वजह से होता है। एंड दिस वन इज अ लाइट चेन, दिस वन इज अ लाइट चेन, ये लाइट चेन है, राइट। दोनों चेन आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, डाई सल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े रहते हैं। सल्फर सल्फर होता है, डाई सल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े हुए रहते हैं। सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े रहते हैं, यानी सल्फर सल्फर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैज अ 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉलर दैट इज कॉल्ड लाइट चेन एंड द 2 लॉन्गर दैट इज कॉल्ड हैवी चेन, H2L2 इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि इससे होता है। और